पिछली वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 3 तक देख लिया था और ये पॉइंट नंबर 4 है। लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनिट आर डिस्क्रीट वैल्यूज़ एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ इट्स ऑन। जैसे हर स्तर में ऊर्जा होती है उसी तरह ऊर्जा से जुड़ा हुआ एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग भी होता है। The only possible value of angular momentum are given by the following expression, जिसे हम डिनोट करते हैं mvr इक्वल टू nh/2 से। That is, angular momentum of the electron is an integral multiple of h/2 यहाँ पे हम देखेंगे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स अगर आप देखेंगे, अगर मैं पहले कक्षक के लिए n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो पहले कक्षक के लिए कोणीय संवेग होगा h/2 उसी तरह दूसरे कक्षक के लिए होगा 2h/2 और तीसरे कक्षक के लिए होगा 3h/2। मतलब ये जो कोणीय संवेग है एंगुलर मोमेंटम वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। यहाँ m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v जो है वेलोसिटी है, r रेडियस है और h प्लैंक कांस्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 है व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इट्स एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन फिक्स्ड अमाउंट एज क्वांटा एंड जम्प फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनर्जी स्टेट। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नॉर्मल स्टेट से जंप कर जाता है हायर एनर्जी स्टेट पर टू सम हायर एनर्जी स्टेट नोन एज एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सिंस द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल द इलेक्ट्रॉन में जंप डाउन टू लोअर, और जब ये एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में फिर से जंप कर जाता है और यहाँ पे एनर्जी जो है इमिट होता है। इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। द अमाउंट और एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं E1 है वो ग्राउंड स्टेट लेवल है, यहाँ इसको लोअर एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और जो E2 है वो हायर एनर्जी लेवल है एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एब्जॉर्ब गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। देन एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है। अब हम देखते हैं सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल एटम का क्या क्या यूज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये क्या करता है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताता है कि कैसे एक एटम जो होता है वो स्टेबल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉन डजेंट लॉस एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। किसी पार्टिकुलर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। दस द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी एंड इट्स फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस इज़ नॉट पॉसिबल। और जब वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि वो स्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल होता तो अपनी एनर्जी को लॉस करता, चूँकि वो स्टेबल है इसलिए अपनी एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 है बोर्स थ्योरी हैज़ हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़। यहाँ पे बोर्स एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम कहने का मतलब है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। ऐसे जो भी एटम्स हैं उनका हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2+। अगर आप देखेंगे हीलियम प्लस में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, मतलब उसका 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो उसके पास भी केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, +2 है, तो यहाँ इसके पास भी हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी स्पीसीज़ हैं उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, En = -2π² me⁴ Z²/n²h²। ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, जहाँ पे m = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो E है वो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक कांस्टेंट है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m, E and h, द वैल्यू कम्स आउट टू बी En = -2.178 × 10⁻18 Z²/n², J पर एटम। आप यूनिट देखिएगा यहाँ पे जूल पर एटम में दिया है। अगर आप इसको किलो जूल में लिखेंगे तो ये होगा -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल इनवर्स। हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए आप Z = 1 की वैल्यू रखेंगे। बोर थ्योरी हैज एक्सप्लेन्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप बोर एटॉमिक मॉडल से हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए स्पेक्ट्रम भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको आप E2 - E1 = h न्यू से या फिर न्यू = E2 - E1/h से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे बोर मॉडल जो है अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल तो रहा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ कमियाँ थी, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, दैट इज़ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। जिस भी स्पीसीज़ के पास में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके बारे में यह नहीं बता पाता है। फिर दूसरा है, बोर्स थ्योरी predict only one is spectral line for the electronic transition between two energy levels। बोर मॉडल में प्रिडिक्ट किया गया है कि जब भी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसमें एक सिंगल लाइन मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइन, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप केयरफुली देखेंगे तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो ऑलरेडी 2, 3 से ज़्यादा या कई ज़्यादा लाइन में विभक्त रहता है, बटा हुआ होता है। तो इसके बारे में बोर मॉडल ने कोई जानकारी नहीं दी थी, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। फिर थर्ड पॉइंट है, बोर्स थ्योरी डजेंट प्रोवाइड एनी क्लू टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अराइजिंग आउट ऑफ डायरेक्शनल बॉन्डिंग बिटवीन एटम। बोर्स मॉडल के द्वारा ये नहीं समझाया गया था कि कैसे जो कक्षक होते हैं वो अपने शेप में चेंज लाते हैं, कैसे वो बॉन्डिंग करते हैं, कैसे एंटी बॉन्डिंग कक्षक बनती है, तो यह भी बताने में बोर्स मॉडल असमर्थ था। तो ओवरऑल ये 4 से 5 बोर मॉडल के लिमिटेशंस थे, जैसे कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो बोर मॉडल एक्सप्लेन करने में असमर्थ होगा। जीमैन इफ़ेक्ट, स्टार्क इफ़ेक्ट, ये सब भी नहीं बता पाता है। और डायरेक्शनल, इनडायरेक्शनल कैसे कक्षक में चेंज आता है, कैसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होती है, इसके बारे में भी बोर मॉडल बताने में असमर्थ है।